हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। देखो, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स की सीरीज में हमने आर्टिकल 1 से लेके 18 तक अभी सारा कवर कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं 19 को। तो देखो, अगर आपको आर्टिकल 19 समझना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि 19(1) के अंदर बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड, फ्रीडम से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रीडम है, और उन्हीं फ्रीडम के साथ करस्पॉन्डिंगली लिमिटेशंस भी हैं। उन्हीं फ्रीडम को एक्सरसाइज करते समय कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जो कोर्ट इम्पोज करता है या जो सरकार इम्पोज कर सकती है, ठीक है, बाय मेकिंग लॉ। तो इसीलिए हमको उनको साइमल्टेनियसली पढ़ना है। तो मैं ये आप टेबल देख रहे हैं, इस वीडियो में आपका आर्टिकल 19 कंप्लीटली कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल द केस लॉज जितने भी हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बहुत सारे केसेस हैं, हम सारे कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं 19। देखो, 19(1) का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 2 के अंदर मिलेगा, 19(1)(b) का 19 क्लॉज 3 में है, 19(1)(c) का 19 क्लॉज 4 में है। इस तरह से हम सारे क्लॉजेस को विद देयर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एक साथ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको इसको याद करना है तो उसके लिए मैंने ये निमोनिक बनाया है, SAUMRP, 100 MRP। ठीक है, तो 100 MRP में S से हो जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, A से हो जाएगा फ्रीडम ऑफ असेंबली, U से हो जाएगा यूनियन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या यूनियन, फिर M से है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, R से है रिसाइड इन एनी प्लेस ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया, और P से है प्रोफेशन। तो इस तरह से आप लाइन से 19(1) से लेके G तक याद रख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं 19(1) जो कि बात करता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो मतलब यहाँ पर दो टर्म आपको समझना जरूरी है। पहला कि ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, मतलब कि यहाँ पर नॉन सिटीजन्स आर नॉट एंटाइटल्ड। ठीक है, ये जो राइट है ये नॉन सिटीजन्स के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। पहली चीज़ क्लियर हो गई, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन दो वर्ड की फ्रीडम दे रहे हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि एक्सप्रेशन इंक्लूड्स स्पीच, जेस्चर्स, राइटिंग, लिरिक्स, मूवी मेकिंग एट्सेट्रा। तो मतलब ये समझ में आया कि एक्सप्रेशन अगर वेन डायग्राम के थ्रू समझे तो एक्सप्रेशन इज अ वाइडर एम्बिट जिसके अंदर स्पीच है। ठीक है, तो इसीलिए एक्सप्रेशन इंक्लूड स्पीच, और एक्सप्रेशन के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, स्पीच, जेस्चर्स, राइटिंग, तो इन सब की फ्रीडम आपके पास है। बट सवाल उठता है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस है? तो ये अब इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन टर्म के अंदर, बड़ी एम्बिट के अंदर, और क्या क्या चीज़ें फॉल करेंगी जिसकी फ्रीडम हम सिटीजन्स को दे पाएंगे, वो हमने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू इवॉल्व किया। तो उसमें सबसे पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूडेड है क्या आर्टिकल 19(1) में? ये हमने समझा 3 से 4 केसेस के थ्रू, जिसमें पहला है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज आल्सो इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a. Furthermore, it would be of little value without the liberty of circulation. तो फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 19(1)(a. ये रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में बोला। देन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में रोमेश थापर के केस को अपहेल्ड कर दिया गया। उसके बाद आया अगला केस, बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट जो न्यूज़ प्रिंट रेगुलेशन है, एक न्यूज़ प्रिंट रेगुलेशन लाया गया जिसके थ्रू दो कंडीशन इंपोज की गई। पहला कि देयर कैन बी नो कॉमन ओनरशिप बाय द न्यूज़पेपर ग्रुप, और दूसरी कंडीशन की रिजिड लिमिट ऑफ 10 पेजेस वाज सेट, कि आप 10 पेजेस से ज़्यादा का न्यूज़पेपर नहीं बना सकते, पहली रेस्ट्रिक्शन। दूसरी रेस्ट्रिक्शन की कॉमन ओनरशिप बाय न्यूज़पेपर ग्रुप नहीं हो सकती। तो इस तरह से वो न्यूज़ प्रिंट जो रेगुलेशन आया उसने दो रेस्ट्रिक्शंस लाई। तो बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में वो न्यूज़ प्रिंट रेगुलेशन चैलेंज हुआ, और उसमें बोला गया कि imposing these restrictions is void, infringing freedom of press under article 19(1)(a. and these restrictions are not reasonable। ठीक है, ये restrictions reasonable भी नहीं है, क्योंकि अगर ये reasonable होती तो ये 19 क्लॉज 2 के तहत वैलिड मानी जाती, लेकिन ये reasonable भी नहीं है और ये void डिक्लेयर कर दी गई, और ये freedom of press के अंदर फॉल करती है 19(1)(a) में, इसलिए these restrictions are void। बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देन coming on to Shakal Papers versus Union of India, इसमें कोर्ट declared that the government's newsprint policy fixing the number of pages and price of newspapers as void, infringing article 19(1)(a. freedom of press। यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने एक न्यूज़प्रिंट पॉलिसी लाया जिसके थ्रू उसने नंबर ऑफ पेजेस की, न्यूज़पेपर में इतने पेजेस ही रहेंगे, वो फिक्स कर दिया, और न्यूज़पेपर की प्राइस भी फिक्स कर दी। अरे भाई, ये तो बिजनेस ओनर के ऊपर लिबर्टी होनी चाहिए ना, कि वो अपने पेपर पे नंबर ऑफ पेजेस डिसाइड करे, वो प्राइस डिसाइड करे। तो इसीलिए कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज इन्फ्रिंजिंग आर्टिकल 19(1)(a. फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, मतलब आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू इवॉल्व हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट केस है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब देखो फ्रीडम ऑफ प्रेस वाला पार्ट कंप्लीट होता है इन 4 केसेस के थ्रू। ये हमने अफर्म कर लिया कि हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। मूविंग ऑन टू अनदर इवोल्यूशन जो कि बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में हुआ, जिसमें बोला गया कि आर्टिकल 19(1)A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, बट क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम नॉट टू स्पीक? फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब फ्रीडम टू स्पीक, तो ये तो है आपके पास, लेकिन क्या दिस ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम नॉट टू स्पीक? तो ये इस केस में बोला गया कि यस, इट ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम नॉट टू स्पीक एंड एक्सपल्शन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन फॉर नॉट सिंगिंग नेशनल एंथम इज इन वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)A एंड आर्टिकल 25। तो वो जो चिल्ड्रंस को एक्सपेल किया गया इस ग्राउंड पे कि वो नेशनल एंथम नहीं गा रहे हैं, तो ये क्या इस ग्राउंड पे एक्सपेल कर सकते हैं? ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम नॉट टू स्पीक इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)A। ये हो गया एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमने, और ऐसे धीरे धीरे करके ये इवॉल्व होता चला गया 19(1)A। फिर उसके बाद आया अगला केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल के अंदर बोला सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू होइस्ट द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अपने देश के झंडे को लहराना इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये नवीन जिंदल के केस में डिक्लेयर कर दिया गया। फिर से एक नई चीज़ ऐड हो गई स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। फिर उसके बाद आया अगला केस टाटा प्रेम वर्सेज MTNL। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि कमर्शियल स्पीच, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं बेसिकली, तो कमर्शियल स्पीच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)A बट विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, और अब यहाँ पर मतलब आप कमर्शियल स्पीच मतलब कि आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का, वो आपका फंडामेंटल राइट है 19(1)A में, बट 19(2) के तहत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पे लगेंगे। अब वो कैसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगेंगे? जैसे कि आप कोई मतलब ऑब्नॉक्शियस या फ्रॉडुलेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। अगर वो कर रहे हो तो उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। उसी के फर्दरेंस में इन द केस ऑफ हमदर्द दवाखाना इट वाज क्लैरिफाइड दैट द ऑब्नॉक्शियस और फ्रॉडुलेंट एडवर्टीजमेंट आर डिस्प्लेड इट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ 19(1)A एंड इट कम्स अंडर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2). तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और आपका फंडामेंटल राइट है एडवर्टीजमेंट करना, बट फ्रॉडुलेंट एडवर्टीजमेंट करना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको क्लैरिफाई किया गया हमदर्द दवाखाना वाले केस में। ये हो गया एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड फर्दर एक्सपांशन। उसके बाद आया अनुराधा भाषिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अनुराधा भाषिन के केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एवरी पर्सन हैज राइट टू एक्सेस इंटरनेट। अब यहाँ पर 19(1)A जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन टर्म थी उसमें राइट टू एक्सेस इंटरनेट भी इंक्लूड किया गया इस अनुराधा भाषिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के थ्रू, बट अगेन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2). अभी तक हमने जितने भी फंडामेंटल राइट्स पढ़े उनमें सारे में सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2) आ रहा है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि 19(2) में किन ग्राउंड्स पर आप 19(1) की रेस्ट्रिक्शन 19(1) सब क्लॉज A की रेस्ट्रिक्शन की फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब उसके बाद अनुराधा भाषिन का एक्सपांशन समझ लिया। अब आगे आते हैं, एक और पॉइंट फिर ऐड हुआ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत फेमस केस है। इसमें सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट विच मेड दैट द पोस्टिंग ऑफेंसिव कमेंट्स इज अ क्राइम पनिशेबल विद जेल। अगर आप 66 कैपिटल A ऑफ IT एक्ट देखेंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि अगर आप कोई भी ऑफेंसिव कमेंट्स पोस्ट करते हैं तो वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, और इसी सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया गया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)A। तो यहाँ पर बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आप कैसा भी कमेंट पोस्ट करो वो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, ये वायलेट कर रहा है आपके 19(1)A को, इसलिए इसको फर्दर एक्सपांड कर दिया गया और 66 कैपिटल A ऑफ IT एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया श्रेया सिंगल के केस में। ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल इतने सारे केसेस जिसमें हमने 19(1)A का एक्सपांशन समझा। अब आ जाते हैं 19(2) में। अभी तक हम बार बार पढ़ रहे थे कि 19(1)A के अंदर जो भी राइट अवेलेबल होगा दैट वुड बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2). अब 19(2) में आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैसे इंपोज करोगे, किन ग्राउंड्स पर इंपोज करोगे, तो वो बताया गया। इसमें बोला कि स्टेट क्या सबसे पहली चीज़ कौन इंपोज करेगा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, कोर्ट करेगी क्या? नहीं, स्टेट करेगा। स्टेट कौन है? स्टेट एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, तो वो उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो आर्टिकल 12 वाली। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, और ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वर्ड यूज हुआ है, आर डिनोट्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो आर रीजनेबल है मतलब कि इट शुड नॉट बी आर्बिट्ररी और एक्सेसिव, और ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन शुड बी इम्पोज्ड while exercising right under article 19(1) clause A in the interest of sovereignty and integrity of India, या security of state, या फिर friendly relations in foreign state, या public order, decency और morality, contempt of court, defamation या incitement to any offense। मतलब कि जब ये इन सारे ग्राउंड्स पर आप 19(1)A के राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है,
ये हो गया, इसको आप याद रख सकते हो SPF-CID के नाम से, SPF-CID के निमोनिक से आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद आते हैं अगला केस है के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट हेल्ड दैट बोथ प्री सेंसरशिप एंड सेंसरशिप आर इक्वली अलाउड एंड प्री सेंसरशिप फॉल्स विद इन द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। जब भी कोई मूवी रिलीज होती है उससे पहले वो प्री सेंसरशिप स्टेज में जाती है एंड उसकी सेंसरशिप होती है, उसमें चेक किया जाता है कि कोई ऑब्सीन सीन तो नहीं है या वो प्रॉपर कैटेगरी को सफाइज कर रहा है या नहीं, तो वो जो रेस्ट्रिक्शन है क्या वो वैलिड है? द आंसर इज यस, प्री सेंसरशिप एंड सेंसरशिप आर इक्वली अलाउड फॉलिंग अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिर 19(1) क्लॉज बी पे। अब 19(1) बी हमको दूसरी राइट बोलता है, हमने याद रखा था 100 MRP, तो इसमें एस से हो गया था हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर ए से है हमारा असेंबल। तो ए से असेंबल है जिसमें बोला गया 19(1) बी के अंदर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल हैव फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, इनके पास सिटीजन्स के पास राइट है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बट विदाउट आर्म्स असेंबल पीसफुली है मतलब आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। आप आर्म्स के थ्रू अगर खड़े हो गए हो तो वो फिर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है? 19 क्लॉज 3 के अंदर। तो इसमें केस लॉ है मधु लिमाय वर्सेस SDM। इसमें बोला गया इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन 144 ऑफ CRPC is not violative of article 19(1) and falls under reasonable restriction under article 19 clause 3। तो सेक्शन 144 ऑफ CRPC में होता क्या है? बेसिकली जब भी लगता है अगर DM SDM एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि मतलब अब कोई अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है टू पब्लिक, तो उस केस में या अप्रीहेंशन ऑफ या डेंजर टू पीस या अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू पब्लिक है या सोसाइटी एट लार्ज, तो उस केस में वो एक ऐसा ऑर्डर पास करता है सो एज टू प्रिवेंट रेयॉटिंग एफ्रे, है ना, या फिर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस टू पब्लिक पीस, उसको प्रिवेंट करने के लिए वो एक ऑर्डर पास करता है 144 CRPC में। अब ये बताओ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये 144 ऑफ CRPC तो है, बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ये कौन सा सेक्शन है, ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग सच में इंटरेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो वीडियो में। अब देखो, अब सेक्शन 144 ऑफ CRPC के थ्रू मतलब जो ऑर्डर पास होता है क्या वो 19(1) बी के पीसफुल असेंबली को वॉयलेट कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि 144 में तो वो गुड फेथ में कर रहा है ना। 144 का जो ऑर्डर है वो दैट इज टू प्रिवेंट डेंजर टू पब्लिक। ठीक है, तो इसीलिए दैट इज फॉलिंग अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 3। तो मतलब 19(1) ए का राइट सब्जेक्टेड था 19 क्लॉज 2 के रेस्ट्रिक्शन के साथ, 19(1) बी का राइट सब्जेक्टेड है 19 क्लॉज 3 के रेस्ट्रिक्शन के साथ। और 19 क्लॉज 3 में क्या बोला गया? स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन एक्सरसाइजिंग राइट अंडर आर्टिकल 19(1) बी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो इन दो ग्राउंड्स पर आप 19(1) बी के राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू 19(1) सी। अब देखो 19(1) सी में बोला गया कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हमने पढ़ा था SAU, S से हो गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन, A से हो गया असेंबल पीसफुली, U से है फिर यूनियन। तो U से यूनियन है, इसमें बोला गया कि ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दिस वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एडेड बाय 97th अमेंडमेंट। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। एसोसिएशन के अंदर क्या फॉर्म होता है? मतलब कि राइट टू फॉर्म कंपनीज, राइट टू फॉर्म पार्टनरशिप, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, तो आपके पास ही राइट है। ठीक है, अब इसमें एक केस है धर्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इट वाज हेल्ड दैट आर्टिकल 19(1) सी डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक, धरना और बंद। ये जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन है, इसमें आप धरना या स्ट्राइक को इंक्लूड नहीं कर सकते ये बोल के कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हमने स्ट्राइक कर दी है या हम धरना पे बैठ गए हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है धरना पे बैठना। ठीक है, और इसी 19(1) सी का जो आपका राइट है कंपनीज को स्टैब्लिश करना, पॉलिटिकल पार्टीज को स्टैब्लिश करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, दैट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 4। और 19 क्लॉज 4 में ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किस ग्राउंड पे एक्सरसाइज हो सकता है? इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई कंपनी स्टैब्लिश हो गई, आप बोल रहे हो कि मैंने कंपनी स्टैब्लिश करी है गांजा बेचने के लिए, है ना, या कोई भी ड्रग्स बेचने के लिए, आपने एक कंपनी फॉर्म कर ली और बोल रहे हो भाई फॉर्मिंग कंपनी तो मेरा अधिकार है अंडर आर्टिकल 19(1) सी, तो कोर्ट बोलेगा कि स्टेट उसको बंद करवाएगा इन द बाय इम्पोजिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कि आप ऐसी कंपनी नहीं खोल सकते, ऐसी कंपनी को रजिस्टर नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि आप वहाँ पर फंडामेंटल राइट भले ही एक्सरसाइज कर लो, बट दैट फंडामेंटल राइट इज वायलेटिंग द पब्लिक ऑर्डर और द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उसको अफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए ऐसी कंपनी को वो स्टैब्लिश नहीं करेगी NCLT। ठीक है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वो स्टैब्लिश नहीं करे होने देगा ऐसी कंपनी को, इनकॉर्पोरेशन ऐसी कंपनी का रुक जाएगा। तो इस तरह से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज होता है। अब 19(1) सी हमारा रेस्ट्रिक्ट हो गया 19 क्लॉज 4 से। इसमें एक केस लॉ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव नो लीगल और स्टैट्यूटरी राइट टू गो ऑन स्ट्राइक, दे कैन नॉट हेल्ड सोसाइटी टू एट रैंसम। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन है वापस से कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर नहीं जा सकते, ये उनका रेस्ट्रिक्शन है। वो 19(1) सी का राइट क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज उसके ऊपर 19 क्लॉज 4 का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। देन मूविंग ऑन टू 19(1) डी। अब देखो 19(1) डी बताता है, 19(1) डी और ई हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों का जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो
दीज 19(1) का राइट और ई का राइट दोनों का सब्जेक्टेड है 19 क्लॉज 5 से, तो दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं। अब देखो हमने याद रखा था 100 MRP से, तो SAU तो हमारा हो गया। अब MRP में M से हो गया फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और R से है फ्रीडम टू रिसाइड, R से रिसाइड, फ्रीडम टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से 19(1) और 19(1) के ये फंडामेंटल राइट्स फ्रीडम के अवेलेबल है टू मूवमेंट और रिसाइड, ठीक है। और ये दोनों किसको अवेलेबल है? सिर्फ सिटीजन। वर्ड सिटीजन है, आपको प्री में या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या आपको क्लैरिटी के लिए कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्या ये सबको अवेलेबल है? नहीं, 19 के राइट सिटीजन को अवेलेबल है, और उन्हीं सिटीजन को जो फंडामेंटल राइट अवेलेबल है दैट इज सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो क्लॉज 5 में ये रेस्ट्रिक्शन है कि स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन एक्सरसाइजिंग राइट अंडर आर्टिकल 19(1) D and E इन द इंटरेस्ट ऑफ दो चीजें, जनरल पब्लिक या प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए या जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए आप 19(1) D और E के राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो 19(1) D और E के राइट को। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं F पे। 19(1) F है राइट टू प्रॉपर्टी। ये 19(1) F अब रिपील हो गया, इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली 19(1) E के बाद 19(1) G दिखेगा, लेकिन F क्या था? पहले राइट टू प्रॉपर्टी था। तो इट वॉज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एंड इट वॉज एडेड टू आर्टिकल 300 कैपिटल A। अर्लियर ये पहले फंडामेंटल राइट था क्योंकि 19(1) F में था, बट अब वो डिलीट हो गया, फंडामेंटल राइट नहीं है, अब वो आर्टिकल 300 कैपिटल A में आ गया। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये क्लियर है, ये बहुत फेमस MCQ है सबका, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि 19(1) F ही हट गया ना। मूविंग ऑन टू 19(1) G। 19(1) G बात करता है कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमने पढ़ा था 100 MRP, M से हो गया मूवमेंट, R से हो गया रिसाइड, फिर P से है प्रोफेशन। तो ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल हैव फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। तो P से हो गया प्रोफेशन। अब सारे सिटीजन्स के पास प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और ट्रेड कैरी आउट करने का अधिकार है। तो भाई इस हिसाब से तो हम मतलब कोई भी पर्सन अपने आप को बोलेगा कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ एडवोकेसी का प्रोफेशन, या कोई भी बोलेगा कि मैं अपनी एक इंडस्ट्री डालना चाहता हूँ विदाउट एनी रूल्स और रेगुलेशन, तो डाल सकते हैं क्या? फंडामेंटल राइट है 19(1) G में? नहीं। तो उसी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगाए गए एज पर आर्टिकल 19 क्लॉज 6। 19 क्लॉज 6 में बोला स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन एक्सरसाइजिंग द राइट अंडर आर्टिकल 19(1) G इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक बाय मेकिंग लॉ रिलेटिंग टू। तो स्टेट ऐसे लॉज बनाएगा जिससे कि आपके वो फ्रीडम टू कैरी आउट ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा। किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करेगा? by imposing certain professional or technical qualifications necessary for practicing or carrying out profession, trade और business। तो ये पहला हो गया कि वो लॉज लाएगा, जैसे कि एडवोकेट्स एक्ट आया, तो उस एडवोकेट्स एक्ट के तहत उन्होंने क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई किया कि भाई आप एडवोकेट में अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको ये क्वालिफिकेशंस और ये प्रोफेशनल नीड्स कंप्लाई करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से लॉ बनाए गए। और ये क्या है? ये बेसिकली 19(6) का रेस्ट्रिक्शन है 19(1) G पर। 19(1) G में अगर आप एडवोकेसी को प्रैक्टिस करना चाहते हो एज अ प्रोफेशन तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया 19(6) के तहत, 19 क्लॉज 6 के तहत, बाय इम्पोजिंग certain laws which require a qualification to be complied with, है ना। और इसी के थ्रू और दूसरा रेस्ट्रिक्शन कैसे इम्पोज होता है कि स्टेट ने मोनोपोली ले ली। स्टेट ने बोला कि नहीं, कुछ अंडरटेकिंग्स होंगी जो हम ही संभालेंगे, जैसे रेलवे, वो उसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए by carrying out state or carrying by state or cooperation owned, controlled by state any trade, business or occupation, service to complete or completely or partially to the exclusion of citizens। मतलब कि स्टेट खुद से कुछ बिजनेस कैरी आउट कर रहा है जो कि वो किसी और को नहीं दे रहा, उसमें वो प्राइवेटाइजेशन नहीं, उसमें से वो सिटीजन्स को एक्सक्लूड करके रख रहा है, तो वो उस केस में भी स्टेट लॉ इम्पोज कर सकता है। इस तरह से 19(1) G के रेस्ट्रिक्शंस 19 क्लॉज 6 के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में जरूर बताना कि सेक्शन 144 ऑफ CRPC अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कौन सा सेक्शन है। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, थैंक यू।